बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं ईसा नकवी। नकवी साहब, वो जो एक्ट ऑफ वार था वो तो भारत ने कर दिया, पानी पहले रोका और फिर ज़्यादा मिकदार में छोड़ दिया। इसकी वजह क्या सामने आ रही है? दूसरा, अब वो वक्त आ गया है जब अंदाजे लगाए जा रहे हैं कि भारत कब, कहाँ पर और किस इंटेंसिटी से हमला करेगा। तो जवाब में पाकिस्तान कहाँ पर हमला कर सकता है? देखिए, अब तो जाहिर है कि अंदाजे भी चल रहे हैं और कुछ सिक्योरिटी थ्रेट अलर्ट्स भी आ रहे हैं। बहुत सारे लोगों के जहन में कुछ चीज़ें, एक फर्जी खाका मौजूद है, ये इन रियलिटी एग्जिस्ट नहीं करता। जो इंडियन सिक्योरिटी एजेंसीज़ ने थ्रेट अलर्ट जारी किया है और ख़ास तौर पर किन मकामात के ऊपर सिक्योरिटी को एनहांस किया गया है और उनके हवाले से इस खदशे का इजहार किया गया है कि यहाँ पर या तो बराह रास्त पाकिस्तान का जवाबी को अटैक हो सकता है या अदरवाइज़ वो ये खदशा जाहिर कर रहे हैं कि यहाँ पर अब टेररिज्म का इन ख़ास मकामात पर ख़तरा बढ़ गया। बड़ी हैरान कुन तफसीलात हैं कि किन मकामात के ऊपर सिक्योरिटी जो है वो बीफ अप की गई है। उसके हवाले से कुछ इंडियन मीडिया में कुछ चीज़ें चल रही हैं, वो मैं आपके सामने रखता हूँ। और ये सवाल कि इंडिया कहाँ हमला करेगा, जवाब में पाकिस्तान का कहाँ हमला होगा, ये सारी बातें जो हैं वो ब्लैक एंड वाइट पेपर पे नहीं होती। मुगल साहब, जब जंग जो है वो शुरू करना किसी भी फरीक के इख्तियार में होता है, लेकिन उस जंग का खात्मा कब होगा, कैसे होगा, किसका कितना नुकसान होगा, इसका कंट्रोल फिर आप खो देते हैं। बिल्कुल ऐसे ही अमेरिका अपनी फुल माइट के साथ दुनिया भर में अपने ताकतवर तरीन, जदीद तरीन और मालदार तरीन इत्तहादियों के साथ, 50 ममालिक से ज़ायद फ़ौज के साथ, नेटो अफवाज, इसाफ फोर्सेस के साथ अफगानिस्तान आया था जी। कितने थे तालिबान? एट बेस्ट 70,000, 80,000, 90,000, 1 लाख, 2 लाख, एट बेस्ट 3 लाख थे किसी भी एक वक्त में। क्या हुआ? देखिए, ये जंग जो है ये शुरू करना आपके इख्तियार में आ गया। आप आए, आपने आगे किसी को थप्पड़ मार दिया, अब वो जवाब में क्या करेगा? वो ईंट उठाकर मार देगा, वो पत्थर उठाकर मार देगा। कुछ पॉसिबिलिटीज़ मैं आपके सामने रख देता हूँ, कुछ अंदाजे जो लगाए जा रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमारे वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ का ये मफरूज़ा है, वो ये कह समझते हैं कि जो कुछ होगा वो लाइन ऑफ कंट्रोल के आर पार होगा, यहीं पर होगा जो कुछ होगा। 2019 में आपके सामने क्या सूरत हाल हुई कि वो तैयारे लेकर उन्होंने इनकर्जन की एंड दे रीच्ड अप टू बालाकोट। केपी का हिस्सा है बालाकोट। एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी नहीं है, वो पाकिस्तान का हिस्सा है जी। वहाँ पर वो घुसे और उन्होंने एक अटैक कैरी आउट करने की नाकाम कोशिश की। पेलोड गिरा के चले गए, पेलोड गिराया, कव्वा मारा, दरख्त मार दिया, 2 दरख्त जो है वो जख्मी कर दिए उन्होंने किया। मौसमियाती एनवायरमेंटल दहशतगर्दी उन्होंने की। सबूत वो पेश नहीं कर सके, दावा किया कि 300 या 500 लोग मार दिए हमने, ये कोई ट्रेनिंग कैंप था। जवाब में पाकिस्तान ने जो किया वो फिर पूरी दुनिया ने देखा, उसकी वीडियो फुटेजेस मौजूद थी, इंडिया नहीं दिखा सका। अब डायनामिक्स क्या है आपका अंदाज़ा तो ये है, लेकिन जब आप देखते हैं कि नेवल साइड के ऊपर INS विक्रांत की जो उनका एयरक्राफ्ट कैरियर है उसकी नॉर्थ अरेबियन सी की तरफ मूवमेंट देखी जाती है पाकिस्तानी पानियों के करीब, फिर पाकिस्तान का नेवल जो है वो मनूवर्स उसको पीछे धकेल देते हैं, तो जाहिर है कि अब ये अंदाज़ा भी लगाया जा रहा है कि ये जो इंडिया ने फौरी तौर पर नी जर्क कोई अटैक नहीं किया, डिप्लोमेट्स को बुलाकर ब्रीफिंग्स दी जा रही हैं, वर्ल्ड लीडर्स के साथ बातें की जा रही हैं, वो पॉसिबल पाकिस्तानी जो जवाबी हमला है उसको रोकने के लिए मंसूबाबंदी कर रहे हैं, अपनी चीज़ों को सेफ गार्ड कर रहे हैं कि हम शुरू तो कर देंगे या ऐसा होगा या इस तरह होगा, तो कितने वक्त में रिस्पॉन्स टाइम क्या होगा और पाकिस्तान अगर जवाबी तौर पर हमला करता है तो हमने खुद को कैसे महफूज रखना है। एक तो ये मफरूज़ा है ना कि भाई उनके पास S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम है जो दुनिया के जदीद तरीन दिफाई निज़ाम में से एक है। $5 अरब लगाकर रूस से लिया है, एक वक्त में 80 टारगेट्स को इंगेज कर सकता है, लेकिन उसकी अपनी भी शॉर्ट कमिंग्स हैं जो उसको इस्तेमाल करने वाले हैं उनके इल्म में होंगी। यानी कि चाइना जो पाकिस्तान का दोस्त है, उन्होंने इसको कहाँ पर प्लेस किया हुआ है जहाँ से ये बैक वक्त चाइना और पाकिस्तान के थ्रेट को केटर कर सकता है। और जो S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम है उसके हवाले से अगर इसका रडार, जिसने बेसिकली अपनी तरफ आते हुए किसी थ्रेट को देखना है और फिर उसकी बैटरीज ने लॉन्च होना है और उन्होंने उस टारगेट को आते हुए अपनी तरफ बढ़ते हुए किसी भी अननोन ऑब्जेक्ट को
अटैक करना है, हिट करना है, डिस्ट्रॉय करना है हवा में, उसके लिए इसका रडार अगर ज़मीन पर मौजूद है तो फिर ख़ास तौर पर जो क्रूज़ मिसाइल हैं जिनकी बुलंदी, जो इतनी बुलंदी पे बैलिस्टिक मिसाइल, तो आपको पता है कि उसकी ट्रैजेक्टरी जो है वो फ़िज़ा में बहुत बुलंद जाता है और वो डिटेक्ट हो जाता है, लेकिन जो ज़मीन चपटी नहीं है, ज़मीन गोल है, और जब इसकी ट्रैजेक्टरी बनती है जो ज़मीन, हाँ, जो ज़मीन के बिल्कुल करीब उड़ने वाले क्रूज़ मिसाइल हैं जिनकी हाइट ज़्यादा से ज़्यादा 30 मीटर्स जाती है या अंडर 30 मीटर्स होते हैं, और क्रूज़ मिसाइल्स को डिटेक्ट करने के लिए इसका रडार जो है वो फ़िज़ा में ले जाना पड़ता है। सही। और फ़िज़ा में मुसलसल इसको उड़ाना पड़ता है और उस दौरान ये फिर डिटेक्शन करता है। तो जाहिर है कि फिर उसके बाद एक टेक्निक होती है स्वॉर्मिंग, कि आप बैक वक्त किसी भी निज़ाम को ओवरवेल्म कर दें। जो हमने एग्जांपल्स देखी आयरन डूम, जो वो नहीं कैटर कर पाया, फिर जो थार्ड है और पैट्रियट सिस्टम्स लगे हुए हैं सऊदी अरेबिया में, वो जो आरामको के ऊपर अटैक हुआ था, तो फिर उसमें यमन की जानिब से बैक वक्त क्रूज मिसाइल्स, बैलिस्टिक मिसाइल्स और ड्रोन्स वो इतनी बड़ी तादाद में भेजे गए थे कि उसकी बैटरीज जो हैं वो एक वक्त में इतने बड़े थ्रेट को इतने लार्ज स्केल के ऊपर उसको नहीं एंगेज कर सकी। कुछ उन्होंने तबाह कर दिए, लेकिन फिर आरामको का आपको मालूम है कि कितने वक्त के लिए ऑपरेशन मुकम्मल तौर पर मुअत्तल हो गया था। तो सिर्फ S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम के ऊपर रिलाय। राफेल यकीनन एक बड़ा ही स्टेट ऑफ द आर्ट तैयारा है, लेकिन देखें, इट्स नॉट जस्ट द मशीन दैट मैटर्स, उड़ाने वाला भी मैटर करता है। उड़ाने वाला, इट्स नॉट जस्ट द गन दैट मैटर्स, गन के पीछे चलाने वाला। पाकिस्तान ने फ़िज़ाओं में अपनी सुपीरियॉरिटी जो है वो एक दो मरतबा नहीं, एक बड़ी वेल इस्टेब्लिश्ड पाकिस्तान की जो है वो बरतरी है फ़िज़ाओं में। बहरहाल ये मैं इस वक्त जो है वो ज़ाहिर है कि सिर्फ जुमलेबाजी के ज़रिए नहीं, लेकिन इंफॉर्मेशन की तरफ आ जाते। अब आपके पास कुछ चीज़ें हैं, ज़ाहिर है कि अंदाज़ा लगाया जा रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई मुरीद के कोई इस तरह की बातें चल रही हैं कि यार वो साउथ पंजाब वाली साइड के ऊपर कुछ उस तरफ, फिर बाकी ज़ाहिर है कि आज़ाद जम्मू कश्मीर में। इन अंदाज़ों से हटकर देखें, ये तो ज़ाहिर है कि चीज़ें हैं कि वहाँ पर मिलिट्री टारगेट पाकिस्तान में वो इंगेज करता है या फिर वो सिविलियन टारगेट को इंगेज करता है, और अगर सिविलियन टारगेट को इंगेज करता है और ये क्लेम करता है कि ये जनाब इनका ताल्लुक़ कोई जमात-उद-दावा से है या लश्कर तैयबा से है या उन आउटफिट से है, अपनी कहानी तो सुनाएगा ना इंडिया कि जिन्होंने हमारे ऊपर हमला किया है। तो जवाब में फिर पाकिस्तान ने तो ऐलान कर दिया कि हम भी फिर सिविलियन टारगेट आप करेंगे, हमारे शहरियों को नुकसान पहुंचाएंगे तो हम आप भी पहुंचा तो फिर कोई भी शहरी में फोर्स, हाँ, हम आदमी हैं तुम्हारे जैसे, जो तुम करोगे वो हम करेंगे। दूसरी तरफ अगर वो मिलिट्री टारगेट एंगेज करते हैं तो फिर उनका मिलिट्री टारगेट एंगेज होगा। लेकिन इससे हटकर जो इंडिया ने जारियत ऑलरेडी कर दी है, वहाँ पर जिस किस्म की चीज़ें चल रही हैं, कुछ चीज़ें मैं आपके सामने रख देता हूँ। देखें, ख़ास तौर पर ये सवाल पाकिस्तान ने क्या कहा। पाकिस्तान ने कहा कि आबी जारियत की गई तो उसको एक्ट ऑफ वॉर तस्वुर किया जाएगा, जंगी इकदाम, और जंगी इकदाम का जवाब जंगी इकदाम से दिया जाता है। सही। बहुत सारे लोगों ने इंडिया में ये तस्वुर कर लिया और सोशल मीडिया पर वीडियोस बनानी शुरू कर दी, बातें करनी शुरू कर दी कि ये जो इंडस वाटर ट्रीटी है, सिंतास मुआहिदा, इसको इन अबेंस डाला गया इंडिया की तरफ से या मुअत्तल कर दिया गया और कहा गया कि हम इस पर अमल दरामद नहीं करेंगे। इसका मतलब यह है कि हम पाकिस्तान का पानी रोक लेंगे। अच्छा, ऐसा नहीं है। देखें, इंडस वाटर ट्रीटी में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो इंडिया जिनके ऊपर अमल दरामद ना करके पाकिस्तान को सरप्राइज़ कर सकता है, पाकिस्तान को डैमेज कर सकता है, पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा सकता है। ये मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा, क्योंकि इंडिया ने अब बाकायदा तलछट पाकिस्तान पे छोड़ना शुरू कर दी। सही। और जो सेडिमेंट्स हैं उनको जिस तरीके से निकाला जा रहा है वो इंडिया के लार्जर डिज़ाइन अब एक्सप्लेन करता है। इंडस वाटर ट्रीटी में आपने देखा कि जब उन्होंने कहा कि हम इसको मुअत्तल कर रहे हैं, सस्पेंड कर रहे हैं या इन अबेंस डाल रहे हैं, उसके बाद पहले 2-3 दिन आपने देखा होगा कि अचानक से पानी का जो बहाव है वो झेलम में, चनाब में, इनमें कम हो गया जी। और कम होने के बाद हमने रिपोर्ट किया 5000 क्यूसेक, 7000 क्यूसेक कम हो गया है, और फिर अचानक से पता चला कि इतना बड़ा सैलाबी रेला छोड़ दिया गया दरियाए झेलम में कि जिससे लहरें जो हैं वो इतनी बुलंद लहरें आई कि 1992 के बाद पहली मरतबा इतनी बुलंद लहरें आई थी। तो ये क्या हुआ है,
अब इंडिया के पास वहाँ पर जो फैसिलिटीज़ मौजूद हैं उसमें बघलियार है, बघलियार 1, बघलियार 2, वुलर बैराज है और किशन गंगा डैम है, और उनके पास कोई इतनी बड़ी स्टोरेज कैपेसिटी नहीं है कि वो पाकिस्तान का पानी रोक सकें। लेकिन जो काम इन्होंने अब किया है उसको मैंने स्टडी किया और फिर इस बात का पता चला कि ये पानी रुका क्यों था और ये फिर अचानक से इतना बढ़ा क्यों। सही। एक टेक्निक होती है जिसको कहते हैं फ्लशिंग द डैम। सही। और उसमें आपको पता है कि जब भी फॉर एग्जांपल, इस बात से तो बहुत सारे लोग आगाह होंगे, बहुत सारे लोग वाकिफ़ होंगे कि अगर आप मटके में किसी या किसी भी बर्तन में चूना जी आप जिसको लाइम कहते हैं आप उसको पानी में मिक्स कर दें और छोड़ दें तो उस वक्त आपको नज़र आएगा कि पानी में पूरा पानी गदला है, वाइट कलर का है, बिल्कुल दूधिया रंग का हो जाएगा और उसमें चूना पूरे उसमें मौजूद होगा, लाइम मौजूद होगा। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता जाएगा जो उसकी सकाफतें हैं, जो उसमें भारी चीज़ें हैं, जो उसमें चूना है, लाइम है इन इटसेल्फ, वो तलछट के तौर पर बैठ जाएगा उसके पेंदे में। इसी तरीके से जब डैम बनाते हैं आप, कोई वाटर रिजर्वायर बनाते हैं आप, बैराज बनाते हैं आप, पानी को थोड़ा बहुत भी ज़ख़ीरा करते हैं जिस तरह किशन गंगा डैम है, तो उसमें वक्त के साथ साथ पहाड़ों से जो रेत आ रही होती है, जो दीगर चीज़ें आ रही होती हैं तैर के, भल जिसको आप कहते हैं, वो ज़मीन पर डैम में बैठना शुरू हो जाती है। अब इंडस वाटर ट्रीटी ये कहती है कि जो डैम को फ्लश करने की टेक्निक फिर क्या होती है कि आप में उसके पास पानी को एक ख़ास मिकदार पर बढ़ाएं और उसके जो सबसे लोअर स्पिलवेज हैं, यानी डैम के बॉटम में जो उससे पानी खारिज करने के रास्ते मौजूद हैं, उनको आप ओपन करते हैं और ऊपर से पानी का दबाव इतना ज़्यादा होता है कि वो फ्लश करके बाहर निकलती हैं। सही। उससे क्या होता है कि उससे डैम की एक तो कैपेसिटी बढ़ जाती है, नीचे से वो निकाल देते हैं उसमें से जो कुछ सेटल डाउन हुआ होता है, तो एक तो स्टोरेज कैपेसिटी। इंडिया ने बेसिकली प्रैक्टिकली ये काम किया है जब उन्होंने पानी रोका है और उसके बाद फ्लशिंग की है सेडिमेंट्स की, जो चीज़ें नीचे बैठ चुकी थी वो नीचे वाले स्पिलवेज या वो जो रास्ता है आबी रास्ता, उनको खोल के अपने डैम्स का। इंडस वाटर ट्रीटी ये कहती है कि ये काम कब किया जाएगा, ये काम किया जाएगा पीक मॉनसून सीजन से एन पहले। सही। एक तो पानी दरियाओं में ज़्यादा होगा और ये आगे जो लोअर राइपेरियन है उसमें उन लोगों को मुतासिर नहीं करेगी और दरियाओं में जमेगी नहीं, क्योंकि पानी का बहाव होगा उसके साथ बह जाएगी, फ्रेश वाटर आएगा तो आगे निकल। दूसरा, क्योंकि जिस डैम से निकाली गई है उस डैम में कैपेसिटी भर जाएगी, तो उसका जो रीफिलिंग का प्रोसेस है वो उस वक्त होगा जब पानी दरियाओं में इन अबेंडेंस मौजूद होगा। सही। अब इंडिया ने ये किया है कि उन्होंने मॉनसून से पहले और हमारे यहाँ काश्त के सीजन से पहले अपने डैम्स की फ्लशिंग करना शुरू कर दी है और वो उसके सेडिमेंट्स को, वो उसकी तलछट को बहा रहे हैं डैम्स में अपने पानी। अब वो जो अब यहाँ पर झेलम में, चनाब और सिंध, यहाँ पर जो उनके मंसूबे हैं उनके ऊपर बहुत ज़्यादा वक्त नहीं वो दरिया का पानी रोक सकते, लेकिन जो 5-6 दिन 7 दिन वो पानी के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं, वो करने की मेरा ख्याल है मनसूबाबंदी कर ली गई है। अब वो जो मनसूबाबंदी की गई है उस मनसूबाबंदी में तरीक़ाकार ये अपनाया गया कि अभी फ्लशिंग कर दें, हमारे पास डैम में ज़्यादा पानी ज़ख़ीरा करने की जगह मौजूद हो, अभी पानी दरकार नहीं है, अभी काश्त नहीं हो रही, अभी फसलें नहीं लग रही, अभी गंदम की कटाई हुई है, अपने पास जगह बना लें, जब ऐन इनकी बुवाई का और फसलों को काश्त करने का वक्त आएगा और पानी की रिक्वायरमेंट होगी, ऐन उस वक्त हम इनकी फिलिंग स्टार्ट करेंगे। सो टेक्निकली सिर्फ यही रीज़न समझ आता है उन्होंने जो फ्लशिंग स्टार्ट किया। तो अब भी जारियत इंडिया ने बाकायदा कर दिया, लेकिन ये करते ही हुआ क्या है, नतीजतन ये हुआ है कि इंडिया में एक सिक्योरिटी थ्रेट अलर्ट जारी हुआ। उनकी एजेंसीज ने इसके ऊपर फिर अंदाजे लगाए हैं कि क्या मुमकिन तौर पर हो सकता है। इंडस वाटर ट्रीटी में पाकिस्तान के साथ और इंडिया के दरमियान क्या तय पाया कि भाई 6 दरिया हैं, सिंध है, झेलम है, चनाब है, सतलुज है, ब्यास है, रावी है, जो बहकर इवेंचुअली पंजाब में आते हैं और फिर सिंध से होते हुए दरियाए सिंध में शामिल होने के बाद पंजनद के मुकाम पर आगे ये जाकर बहीर अरब में एम्प्टी आउट हो जाता है।
और वहाँ पर जाकर ये दरिया ख़त्म हो जाता है। 3 दरिया मिल गए इंडिया को, जो ईस्टर्न मशरकी दरिया हैं, सतलुज, ब्यास और रावी। 3 दरिया मिल गए पाकिस्तान को, सिंध, झेलम और चनाब। सही। अब इंडिया को मुकम्मल इख्तियार मिल गया कि सतलुज, ब्यास और रावी उसके पास हैं, वो जो मर्ज़ी करे। और एक ख़ास परसेंटेज दी गई कि वो सिंध का और वेस्टर्न रिवर्स का पानी भी इस्तेमाल कर सकता है। इंडिया उसको तो इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन फिर उन्होंने जो पाकिस्तान की तरफ पानी मुकम्मल कुल वो जो पानी छोड़ता है सतलुज, ब्यास और रावी में, वो इस वक्त 6% है। यानी 6% ऑफ द टोटल वाटर पाकिस्तान के 3 रिवर्स में आ रहा है, और वहाँ पर ज़ाहिर है कि शहर मुतासर भी हो रहे हैं। लेकिन अब जो थ्रेट अलर्ट आया है वो ये आया है कि देखें, जब हम इनके वेस्टर्न रिवर्स के साथ ये छेड़छाड़ कर रहे हैं तो मुमकिन तौर पर जो ईस्टर्न रिवर्स, क्योंकि हमने तो उसको इन अबेंस डाल दिया है, तो हम भूल गए हुए हैं। तो अब हम एज लोअर राइपेरियन, ये हमारा राइट है कि वो सतलुज, ब्यास और रावी का पानी अब लोअर राइपेरियन के लिए छोड़े। वहाँ पर उनके पास तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अरबों डॉलर लगाकर उन्होंने वहाँ पर मंसूबे बनाए हुए हैं। अब ये मैं देख रहा हूँ कि ये जो रिपोर्ट इस वक्त आ रही है, भाखरा है जी सतलुज पे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, फिर है पोंग डैम, ये है ब्यास पे, और रंजीत सागर डैम ये है रावी पे। इन 3 डैम्स के लिए जो इंडिया के को मिले हुए इंडस वाटर ट्रीटी के तहत मिले हुए डैम्स हैं, मिले हुए दरिया हैं, उन पर बनाए गए इंडियन डैम्स हैं। फिर इसके साथ कनेक्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है, पन बिजली बनाने के मंसूबे, उनके बिजली घर, वहाँ से निकाली गई नहरें, वहाँ पर ज़ख़ीरा करने की जगह। और थ्रेट अलर्ट ये है कि सिर्फ ऐसा नहीं है कि इस डैम के इंफ्रास्ट्रक्चर को कोई नुकसान हो सकता है और कोई मेजर हमला या अटैक हो सकता है। वो ये कह रहे हैं कि मुमकिन तौर पर यहाँ पर कोई ऐसी छेड़छाड़ या ऐसा हमला भी हो सकता है कि यहाँ पर काम करने वाले वर्कर्स को, क्योंकि डैम के इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह करना, उसके लिए तो फिर मिसाइल चाहिए ना, फिर तो वो पाकिस्तान के जवाबी हमले की सूरत में होगा जी। अगर पाकिस्तान वाकई इसको एज एन एक्ट ऑफ वॉर और इंडिया ये सब कुछ करने की मनसूबाबंदी रखता है, तो फिर उसके ये किशन गंगा से वुलर बराज, उसके बाद बागलियार डैम, फिर ये रंजीत सागर डैम, पोंग डैम, फिर ये सारे वल्नरेबल हो जाएंगे। उनका असेसमेंट ये है इंडियन एजेंसीज़ की, जिसका उन्होंने थ्रेट अलर्ट जारी किया, वो ये है कि इन मकामात को निशाना बनाया जा सकता है, और फिर इनकी जो ट्रांसमिशन लाइंस हैं, जो इनसे निकाली गई नहरें हैं, उनको भी। अच्छा, ये तो एक आम सा छोटा सा अंदाज़ा है, ये तो बात है सिर्फ कि पानी के हवाले से की हुई जारियत का जवाब इंडिया ने कैसे देना है। मामला जंग का है, तो जंग जो है वो अगर छिड़ गई तो जंग ऐसे उसको शेप नहीं किया जा सकता। फिर आपने इस पानी के करंट के साथ, इसके बहाव के साथ बहना है, ये आपको जहाँ पर बहा कर ले जाए, वो तो जहाँ जहाँ रास्ता बनता जाएगा। बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ पे बात हो चुकी। पाकिस्तान कंपैरिजन जब आप करते हैं रकबे का, ज़ाहिर है कि अब बहुत सारे लोग कहते हैं यार ये आप क्या बात कर रहे हैं, वही पाकिस्तान का रकबा 8 लाख मुरब्बा किलोमीटर ही है ना, 32-33 लाख मुरब्बा किलोमीटर ज़्यादा है, तो इंडिया का रकबा ज़्यादा है, दैट्स अ फैक्ट। तो इसको आप दिल पे लेने की ज़रूरत नहीं है। पाकिस्तान की अगर आबादी 25 करोड़ है, इंडिया की आबादी 1.5 अरब है, दैट्स अ स्टेटेड फैक्ट। पाकिस्तान के अगर फॉरेन रिजर्व्स जो हैं, दैट डजंट मीन कि पाकिस्तान कोई तर्न वाला है, कमजोर मुल्क है, नहीं। ये तो आपकी पोटेंसी, आपने हिफाजत देखें, आपकी लाइबिलिटीज भी तो ज्यादा है ना। आप ये बात चल रही होती है कि भाई इंडिया पाकिस्तान, ओ भाई 60% लोगों के पास वॉशरूम नहीं है इंडिया, बिल्कुल ऐसी है, दे डू इट आउट इन द ओपन। पाकिस्तान का जो दारुल हुकूमत है ना जी, इस्लामाबाद की कुल आबादी कितनी है? 17-18 लाख। इससे 2 गुना से ज्यादा 40 लाख बंदा, यानी पाकिस्तान के कैपिटल की कुल आबादी के 2 गुना से 4 लाख बंदा इजाफी। दिल्ली जो कि भारत का दारुल हुकूमत है, उसमें मंदिर, मस्जिद की सीढ़ियों, ट्रेन स्टेशंस उनकी सीढ़ियों, पार्क्स, फुटपाथ्स, ओवरहेड ब्रिजेस, उनके नीचे। मैं स्लम डिवेलर की बात नहीं कर रहा, मैं वो जो झुग्गियों वाली बस्ती होती है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा। मैं बात कर रहा हूँ कि दे स्लीप
अंडर दीज शेड्स, इन जगहों पर सोते हैं, जो पाकिस्तान के दारुल हुकूमत की कुल आबादी है उससे भी 22 लाख ज़्यादा बंदा। तो इंडिया के अपने मसाइल हैं। इंडिया का आपको जो चेहरा नज़र आता है वो मुकम्मल इंडिया नहीं है। वो जो राइजिंग इंडिया, शाइनिंग इंडिया आपको नज़र आता है, जिन्होंने इंडिया में ट्रैवल किया है, जो वहाँ पर लोगों की भूख से, अफलास से वाकिफ़ है, उनकी हुकूमत ज़ाहिर है कि उसके पास पैसा है, वो अमीर है, उनकी पॉलिसीज़, उनकी डायरेक्शन, उनके यहाँ जमहूरियत और जमहूरियत की जो शक्ल इस वक्त एग्जिस्ट करती है वो हमसे बेहतर है। लेकिन दैट डजंट मीन कि वो डिफेंस वाले मामलात में उनको कोई बहुत बड़ा टेक्टिकल एज होना। देखें पाकिस्तान के हवाले से, अच्छा मैं ये भी देख रहा था, उस पर हम ज़रा सेपरेटली बात करेंगे कि जावेद चौधरी साहब की एक वीडियो वायरल हुई भी है एटम बम, जिसमें उन्होंने कहा है कि इंडिया के पास पुराने एटम बम है, हमारे पास नए एटम बम है, तो इस वजह से ईरान, अच्छा हमारी उन्होंने चवली है, लेकिन नहीं, यानी कि वो एक्सप्लेन ठीक नहीं कर पाए। उनकी बात का जो क्रक्स है उससे मैं एग्री करता हूँ। वो जो बात कहना चाह रहे हैं वो उसके लिए शायद मुनासिब वो नहीं उसको इस्तेमाल कर सके। पुराना और नया एटम बम की बहस उन्होंने कर दी, जिसके ऊपर उनकी बड़ी सोशल मीडिया के ऊपर वायरल भी हुई उनकी गुफ्तगू, जो शायद उन्होंने इसी वजह से नहीं हो सकता, उन्होंने इसी वजह से नया एटम बम और पुराना एटम बम कहा। ये भी एक अच्छी टेक्निक है कि आपने वायरल कैसे होना है, आपने इन कैसे रहना है, कि आपको सर्च किया जाए। जो आपको सोशल मीडिया के एल्गोरिदम्स है ना, कि आपको ऐसी बात करें कि आपको लोग फिर सर्च करना शुरू हो जाए, फिर आप रिकमेंडेशन में आना शुरू हो जाते हैं। उन्होंने जो बात की है कि नए और पुराने वाली, पुराना एटम बम, नया एटम बम, ये तो एक ज़ाहिर है कि अजीब पूरी तफसील के साथ बहुत, लेकिन उसके ऊपर हम अलहदा से बात करेंगे। बुनियादी तौर पर ये जो एटम बम है ना, ये इसके ऊपर इतनी रिसर्च मौजूद ही नहीं है कि इसको इस तरह से स्टडी किया गया हो, एक्सपेरिमेंट करके कि फोड़ के जरा देखें कि क्या होता है। इंडिया के पास लेकिन कुछ यूरेनियम से बनाता है, लेकिन कुछ साइंटिफिक स्टडीज और जो डेटा है जो मौजूद है, जो साइंटिस्ट जिस नतीजे पर पहुंचे हैं, उसके हवाले से कुछ ज़रा आगाही देंगे, उसके हवाले से बात करेंगे कि क्या होगा खुदा न खास्ता अगर वो मरहला आता है, और वो कितना भारत के हाथ क्यों बंधे हैं, और वो कितना ख़तरनाक पहलू है। और इंडिया के आप अभी देख लें, ये मैंने आपको भेजा भी है जी। इंडिया के हवाले से फाइनेंशियल टाइम्स ने इस कॉन्फ्लिक्ट के हवाले से अभी एक आर्टिकल छाया किया है, और वो आर्टिकल, उसकी हेडलाइन ये है कि अंडरमाइनिंग द इंडस वाटर्स ट्रीटी इम्पेरिल्स इंडिया सिक्योरिटी, कि आप अंडरमाइन करेंगे अगर तो आपकी अपनी सिक्योरिटी जो है वो दांव पर लग जाएगी। किस तरीके से पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाना इंडिया के लिए खुद एक बहुत बड़ा नुकसान का सबब और मौजिब बन सकता है, इस पर बात बाद में करेंगे। बहुत शुक्रिया ईसा नकवी आपके तज़िये का। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइए ये वीडियो आपको कैसी लगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।